तो आज हम भारत की बुनियाद से जुड़े कुछ दस्तावेजों पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास कुछ हाथ से लिखे नोट्स हैं और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी जो हमें सीधा आज़ादी के ठीक बाद के भारत में ले जाते हैं। और आज हमारी खोज का मिशन ये समझना है कि आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं वो आखिर बना कैसे, मतलब देश को एक साथ जोड़ने के लिए क्या नियम थे और क्या क्या चुनौतियां थी। और ये कहानी सिर्फ नक्शों या सरहदों की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है उस कानूनी ढांचे और उस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जिसने एक बिखरे हुए भूभाग को एक राष्ट्र में बदला। संविधान ने तो एक रास्ता बता दिया, लेकिन 550 से ज्यादा रियासतों को एक साथ लाना, वो तो बातचीत, दबाव और कहीं-कहीं बल प्रयोग का एक बहुत ही उलझा हुआ नतीजा था। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं उनकी शुरुआत संविधान की एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार परिभाषा से होती है। सबके लिए एक समान कानून। इन दस्तावेजों में लिखा है कि भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं और आज हमारा ध्यान सिर्फ भाग 1 पर है, जिसका शीर्षक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात है अनुच्छेद 1। ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इन नोट्स में इस संघ शब्द पर खास तौर से जोर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल। ये तो एक ऐसा बंधन है जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। हाँ, और ये शब्द यूं ही नहीं चुन लिया गया था। इसके पीछे एक बहुत गहरा डर और एक बहुत बड़ी सीख थी। देश के बंटवारे के घाव बिल्कुल ताज़ा थे, तो संविधान बनाने वाले किसी भी कीमत पर देश को दोबारा बिखरते हुए नहीं देखना चाहते थे। संघ शब्द ने ये साफ कर दिया कि भारत कोई समझौता नहीं है कि राज्य अपनी मर्जी से आए और जब चाहे चले जाएं। नहीं, ये एक अखंड इकाई है। ये देश की एकता पर लगाई गई एक कानूनी मोहर थी। तो अनुच्छेद 1 ने देश को एक अटूट संघ तो बना दिया, लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि भारत का नक्शा हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बन गया? मतलब क्या सरकार अंदरूनी या बाहरी सीमाओं को बदल ही नहीं सकती थी? हमारे नोट्स इस पर कुछ बहुत दिलचस्प बातें बताते हैं। और यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। जहां एक तरफ देश को तोड़ने की इजाजत नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर का नक्शा बदलने की लगभग पूरी आजादी संसद को दे दी गई थी। हाँ, यही बात मुझे भी चौंका रही है। अनुच्छेद 2 के बारे में नोट्स में लिखा है कि संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। इसका एक उदाहरण भी दिया है, 16 मई 1978 को सिक्किम का विलय। ये तो समझ आता है, किसी बाहरी हिस्से को जोड़ना, लेकिन अनुच्छेद 3 तो इससे भी आगे जाता है। वो कैसे? अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद किसी भी मौजूदा राज्य का नाम बदल सकती है, उसकी सीमा बदल सकती है, किसी राज्य को छोटा या बड़ा कर सकती है, या 2 राज्यों को मिलाकर एक बना सकती है। मतलब संसद के पास सचमुच भारत के नक्शे को बदलने की पूरी आजादी थी। हाँ, बस राष्ट्रपति को पहले सूचना देनी होती है। जैसे बिहार से झारखंड बना या उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। और यहीं पर संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता दिखती है। एक ऐसी बात जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। नोट्स में अनुच्छेद 4 का जिक्र है। ये दरअसल एक तरह का फास्ट ट्रैक बटन था। अच्छा। इसका मतलब था कि देश का नक्शा बदलने जैसे बड़े फैसलों के लिए संसद को संविधान बदलने की लंबी और मुश्किल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। मतलब अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया इसे। अच्छा। सोचिए, उस उथल-पुथल के दौर में ये कितनी बड़ी ताकत थी। इससे सरकार को प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से राज्यों को बनाने बिगाड़ने का लचीलापन मिल गया। तो संविधान ने सरकार को ये अधिकार तो दे दिए, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही थी। ये बिल्कुल किसी विशाल पहेली को सुलझाने जैसा था। नोट्स के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। आजादी के समय 552 से भी ज्यादा देसी रियासतें थीं और अंग्रेजों ने जाते जाते एक और मुश्किल खड़ी कर दी। उन्होंने इन रियासतों को 3 विकल्प दिए: भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या पूरी तरह स्वतंत्र रहें। ये तो अराजकता को खुला न्योता देने जैसा था। आप सही कह रहे हैं, ये एक टाइम बॉम्ब था। अगर ये सारी रियासतें स्वतंत्र होने का फैसला कर लेती तो आज भारत का नक्शा किसी टूटे हुए शीशे जैसा दिखता, जिसके बीच बीच में सैकड़ों छेद होते। और ये सिर्फ जमीन के टुकड़ों को जोड़ने का मामला नहीं था। भारत के बीचों बीच एक स्वतंत्र राज्य देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। और इस असंभव से दिखने वाले काम को करने का जिम्मा 2 लोगों पर था, जिनका जिक्र हमारे नोट्स में प्रमुखता से है: सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन। इनका एक ही लक्ष्य था, इन सभी रियासतों को
भारतीय संघ में मिलाना। बिल्कुल। और हमें ये भी याद रखना होगा कि ये काम सिर्फ देशभक्ति की अपीलों से नहीं हुआ। पटेल की गाजर और छड़ी की नीति बहुत मशहूर थी। ज्यादातर रियासतों ने तो भारत की एकता के महत्व को समझा और वे मान गईं। लेकिन जहां बातचीत और देशभक्ति की अपील काम नहीं आई, वहां उन्होंने राजनीतिक दबाव बनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मतलब ये सिर्फ एक आदर्शवादी मिशन नहीं था। नहीं, ये एक बेहद व्यवहारिक राजनीतिक ऑपरेशन था। और 3 रियासतें ऐसी थीं जहां बात इतनी आसानी से नहीं बनी। तो चलिए पहली मुश्किल रियासत पर आते हैं, जूनागढ़। हमारे नोट्स कहते हैं कि ये पाकिस्तान जाना चाहते थे, जो सुनने में ही अजीब लगता है क्योंकि ये तो गुजरात में थे। इनकी सीमाएं भी पाकिस्तान से नहीं मिलती थीं। तो सरदार पटेल के पास क्या विकल्प थे? क्या वो सीधे सेना भेज सकते थे? वो सेना भेज सकते थे और शायद ये सबसे आसान रास्ता होता। लेकिन पटेल सिर्फ जमीन नहीं बल्कि लोगों का भरोसा और दुनिया के सामने एक नैतिक बढ़त हासिल करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा दांव चला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या? जनमत संग्रह या रेफरेंडम। उन्होंने कहा ठीक है, हम शासक की नहीं बल्कि जनता की इच्छा जानेंगे। और जब वोटिंग हुई तो लोगों ने भारी बहुमत से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। वाह! तो उन्होंने बल प्रयोग की जगह लोकतंत्र का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। इस एक कदम से भारत की कार्रवाई को एक नैतिक और लोकतांत्रिक आधार मिल गया। ये दुनिया को दिखाने का एक तरीका था कि ये विलय लोगों की इच्छा के अनुसार हुआ है, न कि जबरदस्ती। ये पटेल की दूरदर्शिता थी। जूनागढ़ के बाद अगला नाम है जम्मू कश्मीर, जिसकी कहानी तो और भी पेचीदा है। जब हम इन दस्तावेजों को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि राजा हरि सिंह का इरादा न भारत में जाने का था न पाकिस्तान में। वो तो एक स्वतंत्र देश का सपना देख रहे थे। हाँ, और वो अकेले नहीं थे। उस समय उनके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। कश्मीर एक ऐसी कश्मकश में फंसा था जहां कोई भी फैसला आसान नहीं था, लेकिन पाकिस्तान इंतजार करने के मूड में नहीं था। नोट्स में यही लिखा है, पाकिस्तान ने कबायलियों की आड़ में कश्मीर पर हमला कर दिया। स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। राजा हरि सिंह की सेना इस हमले को रोक नहीं पा रही थी। तब उनके पास क्या रास्ता बचा था? और उनके पास एक ही रास्ता था, भारत से सैन्य मदद मांगना। और भारत ने मदद के लिए एक शर्त रखी, पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो। इसलिए 26 अक्टूबर 1947 को बाहरी आक्रमण के सीधे दबाव में राजा हरि सिंह ने उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ये एक तरह से अपनी संप्रभुता बचाने के लिए लिया गया फैसला था। और वही दस्तावेज बाद में जम्मू कश्मीर और भारत के रिश्ते का कानूनी आधार बना। और अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती पर, हैदराबाद। ये सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासत थी। हमारे स्रोतों के अनुसार इसके निजाम मीर उस्मान अली खां भी स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन उनका तरीका बहुत क्रूर था। उन्होंने रजाकार नाम की एक निजी सेना बना रखी थी। ये क्या थी? रजाकार एक कट्टरपंथी सांप्रदायिक मिलिशिया थी जो निजाम के शासन को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वे उन लोगों पर अत्याचार करते थे जो भारत में विलय का समर्थन करते थे, खासकर बहुसंख्यक आबादी को निशाना बनाते थे। उनकी वजह से पूरे इलाके में हिंसा और सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया था। निजाम भारत से बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहे थे। तो भारत सरकार ने इसके जवाब में क्या किया? हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ऑपरेशन पोलो का जिक्र है। ये 13 सितंबर से 17 सितंबर 1948 तक, यानी सिर्फ 5 दिन चली एक कार्रवाई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है, इसे सैन्य कार्रवाई के साथ साथ पुलिस कार्रवाई भी कहा गया है। ऐसा क्यों? और यहीं पर कूटनीति का सबसे बड़ा खेल छिपा है। ये एक सोचा समझा कदम था। अगर भारत इसे सैन्य कार्रवाई या हमला कहता तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक स्वतंत्र राज्य पर आक्रमण माना जाता और मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच सकता था। बिल्कुल, लेकिन इसे पुलिस कार्रवाई कहकर भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया कि ये हैदराबाद का अंदरूनी मामला है। हम सिर्फ वहाँ कानून व्यवस्था बहाल करने और अपने नागरिकों को रज़ाकारों के आतंक से बचाने के लिए दखल दे रहे हैं। तो ये शब्दों का एक बहुत बड़ा खेल था। ये एक मास्टर क्लास थी। भारतीय सेना ने रज़ाकारों को आसानी से हरा दिया और 5 दिन के अंदर निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन सोचिए उस निजाम के बारे में जो तब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। 5 दिन के अंदर उसका स्वतंत्र देश का सपना टूटकर बिखर गया। ये दिखाता है कि नए भारत के निर्माण की लहर कितनी शक्तिशाली थी।
तो इन सब का मतलब क्या है? जब हम इन सारी दस्तावेजों को एक साथ देखते हैं तो हमें दो चीजें साफ दिखती हैं। एक तरफ एक मजबूत संवैधानिक ढांचा जो केंद्र को देश की सीमाओं को परिभाषित करने और राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने की असाधारण शक्ति देता है, और दूसरी तरफ उन शक्तियों का जमीनी स्तर पर इस्तेमाल, जिसमें कूटनीति, जनमत और जब जरूरत पड़ी तो बल का प्रयोग करके सैकड़ों टुकड़ों को जोड़कर एक राष्ट्र का निर्माण किया गया। यहाँ से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि राज्यों का एकीकरण सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी। ये उस भारत का भौतिक निर्माण था जिसे हम आज नक्शे पर देखते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक देश बनाने के लिए कानूनी प्रावधानों और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। संविधान ने रास्ता दिखाया, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए पटेल जैसे नेताओं के दृढ़ संकल्प और राजनीतिक समझ की जरूरत थी। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इन दस्तावेजों ने हमें ये तो विस्तार से बताया कि रियासतें भारत में कैसे शामिल हुईं, लेकिन ये नहीं बताया कि विलय की शर्तें क्या थीं। कई रियासतें खास वादों, प्रिवी पर्स जैसी सुविधाओं और कहीं-कहीं विशेष दर्जे के आश्वासन के आधार पर शामिल हुई थी। तो सोचने वाली बात यह है कि विलय के समय किए गए उन वादों ने आने वाले दशकों में राज्यों और केंद्र के बीच के जटिल रिश्तों को कैसे प्रभावित किया।